You're my honey bun, sugar plum, umpy umpy umpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake, gumdrop, snickop, snickop. You are the apple of my eye. हाय एप्पल्स, कैसे हो आप सब यार? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा से आप सबके सामने मुझे आके। जो आपने इतना सारा प्यार मुझे पहली 2 वीडियोस पे दिया, इतने अच्छे से दोनों चैप्टर समझे, मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं दोबारा से नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के सामने लेके कब आ रही हूँ। तो आज हम अपना नेक्स्ट 3rd चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ने के लिए आ गए। और यार पता है मेरा फेवरेट पार्ट क्या होता है? आप लोग पता है इतने ध्यान से लेक्चर सुनते हैं कि आप लोग पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प लगा के और फिर वहां पर आंसर लिखते हैं, पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प लगा के डाउट पूछते हैं। मतलब ये शो करता है कि आप कितने इंटरेस्टिंग तरीके से और कितने बढ़िया तरीके से लेक्चर में इन्वॉल्व होके सुन रहे हैं। गाइस मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये गाना गाया। गाना मुझे पूरा आता था पर बस बीच में पढ़ा गाते गाते मुझे लगा बस अभी इतनी लिरिक्स बहुत है। ये गाना स्पेशली मेरे कपकेक्स के लिए था, सारे बच्चे। तो मैं आपसे इस लेक्चर में भी यही उम्मीद है कि आप वही सारे कमेंट्स, हर आंसर के, सारे क्विजेस के, आपके डाउट्स या कुछ नया तरीके से आप एक्सप्लेनेशन आपको याद आती है, कुछ भी, वो सब मुझे कमेंट डाउन करेंगे और हम कमेंट्स में इंटरैक्ट करेंगे। ये जो मैंने अभी गाना गाया, You're my cupcake, ये किस किस को अच्छे से ये लिरिक्स आती हैं? तो नेक्स्ट चैप्टर, वेदर क्लाइमेट अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। बच्चों ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मैम ये कहती हो आप हमेशा, सारी लेक्चर इंटरेस्टिंग है वैसे हमारे। देखो हमने जो पहले 2 हमने न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स, जो भी हमने पढ़ा सब बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैम तो ये कहेंगी। अब आप मुझे बताना ये भी चैप्टर पढ़ने के बाद इन तीनों में से आपको ज्यादा पसंद कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर आया? I mean, अब बेटा ये चैप्टर में क्या है, एक तो हम आज ही पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी बढ़िया तरीके से, चिंता मत करो। और ये मेरा ना एक्चुअली जब मैं 2nd क्लास में ऐसे हुआ करती थी ना, तो उस समय क्या होता था, बुक्स होती थी, बुक्स के लास्ट पे ना कुछ कटआउट्स होते थे और पहले जो एक्सरसाइज होती थी उसमें हमें पेस्ट करना पड़ता था। जैसे रेनी सीजन के क्लोथ्स तो पीछे से कट आउट करें, वो मुझे एक्टिविटीज इतनी अच्छी लगती थी और इतने सुंदर सुंदर वो पिक्चर्स हुआ करते थे ना। मैंने कोशिश करी वैसे वैसे कुछ इंटरैक्टिव पिक्चर्स मैंने आज ढूंढ के लेके आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और तो ये जो चैप्टर, इसी तरीके के चैप्टर थे ना, मैंने जब जब जिस भी क्लास में पढ़े मुझे बहुत फन लगता था, बहुत अच्छे लगते थे। तो आप लोग मेरे स्टूडेंट हो और इतने अच्छे स्टूडेंट्स हो, इतने प्यारे हो, तो आपको भी वो पसंद आएगा जो मैम को पसंद है ना बेटा? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और बेटा जैसे कि हमेशा करती है मैम, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमेशा उसका कंटेंट बताती है कि हम अंदर क्या पढ़ने वाले, जरूरी है ना थोड़ा सा कि भाई अंदर क्या क्या एक्साइटमेंट बढ़ा देते हैं। देखो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि अरे यार क्लास करने बैठे हैं, अपनी कॉपी पेन साथ में ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ऐप पे तो आप हमारे चले जाओगे, मुझे पता है सबने डाउनलोड कर लिया अब तक ऐप, क्योंकि नोट्स चाहिए ना आपको वहां से। आप मेरे से तो सिर्फ फोकस से बैठ के सुनना है ना, नोट्स तो जो मैम लिख रही है सब कुछ नोट डाउन आपको ऐप पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। PW की ऐप स्टोर पे, अभी भी नहीं करिए तो अभी कर लो, ठीक है? आप मेरे साथ सुनो। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में बेटा, कि वेदर क्या चीज है आखिर, ठीक है बेटा? उसके बाद हम देखेंगे वेदर के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी चीज के? जिस चीजों से जुड़ के वो चीज बनी होती है तो वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो हम वेदर और उसके एलिमेंट्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? मैम मुझे तो वेदर और क्लाइमेट सेम ही लगते थे, हम तो ना इसे सिनोनिमस टर्म यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं होता, अगर मैंने अलग अलग लिखे, कई बार हम लोग ऐसे अपनी अंग्रेजी में वेदर कह दिया, कभी क्लाइमेट कह दिया, सब नहीं करते पर कई बार कुछ लोग कर देते हैं, बचपन में मैम भी कर देती थी। पर दोनों चीजें अलग है। कैसे अलग है आज देखेंगे।
क्लाइमेट इन इंडिया। भाई जिस देश में हम रहते हैं, भारत के निवासी, भारत के क्लाइमेट के बारे में तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब डिसाइड भी तो करना है ना कि अब हमारे पास जो ऑटम ब्रेक आने वाली है, सर्दियों की छुट्टी आने वाली है, वहां हम कहाँ जाएंगे। गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग कहाँ जाते? अच्छा गर्मियों इस वाली आपकी जो समर हॉलीडेज थी, कहाँ कहाँ आप लोग गए थे? ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं इस बार जयपुर होके आई थी। वैसे मैं जयपुर हर साल 2-3 ट्रिप मारती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है, ठीक है। पर अच्छा ये किस लिए भी जरूरी है मैं बताती हूँ आपको। देखो देखो बेटा, एक तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये हम बिल्कुल पुरानी तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे। मैं इंटरैक्टिव बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स लेके आई हूँ। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ, प्लस पॉइंट ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आप ना अपने हर बार के हॉलीडेज अच्छे से प्लान कर सकोगे कि कहाँ जाना चाहिए मौसम के हिसाब से। अब आप अगर एक बात बताओ, सर्दियों की ब्रेक में आप कहो जी मैं तो उठ के जा रही हूँ शिमला, कोई पर्पस है? ठंडों में ठंड में चले गए, किस लिए वेकेशन पे जाते हैं? जिस चीज में हम रह रहे हैं उससे थोड़ा ब्रेक मिले, है ना। तो अब हम अपनी आइटनरीज भी प्लान करेंगे चलते हुए इस लेक्चर में कि हमें किस मौसम में कहाँ जाना चाहिए, वेयर कहाँ किस मौसम में, ये आपको सब पता चल जाएगा। तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी कि जी समर टाइम में मुझे यहाँ जाना चाहिए इस तरीके की जगह, विंटर में यहाँ, ऑटम में यहाँ, स्प्रिंग में यहाँ, ठीक है। सारा कुछ देखते हैं हम। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में, क्योंकि हमारी आइटनरी तो है। माइग्रेशन देखेंगे, वर्ड का बात अभी नहीं समझाती, तभी समझाऊंगी क्या है। और एडेप्टेशन देखेंगे बेटा, ठीक है बच्चा, कुछ एनिमल्स की और हमारी भी। तो जी आ गया लो, सबसे पहले व्हाट इज वेदर, क्योंकि यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी ना मैम हमें। एक बार मैम ये वाला पेन चला के देखें, रेडी ले लेती है मैम। व्हाट इज वेदर, वेदर क्या होता है? अब हम क्या कहते हैं कि भाई वेदर फोरकास्ट देख लो, एक बार देख लो। आजकल तो भाई सब के सब स्मार्टफोन वाले, कोरोना के बाद मम्मियों के फोन क्या पर्सनल फोन ही आ गए होंगे आधे बच्चों के पास तो 7th में, ठीक है। तो क्या है, सबको वेदर फॉर के भाई आज हमें कहीं जाना, देख लो रेन तो नहीं है पहले से कि रेन आने वाली है, वेदर फोरकास्ट सब देखते, सबके होम स्क्रीन पे वेदर भी आता रहता है। पहले हम क्या करते थे, अब भी करते हैं, मोस्टली पहले ऐसा होता था कि हम लोग और टीवी में देख रहे हैं वेदर फोरकास्ट, तो कैसे भाई अलग अलग कैसे है वेदर। तो वेदर क्या है, कोई एक कंडीशन जो दिन के हिसाब से डे टू डे, कई बार आर टू आर भी, क्योंकि अभी बहुत धूप है, अचानक से बारिश पड़ जाती है यार। हाँ, अचानक से इतना अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, अचानक से फिर धूप निकल जाएगी, मूड का सत्यानाश। तो एकदम कैसे चेंज हो रहा है ये सब कुछ, डे टू डे, आर टू आर, सीजन टू सीजन, एक सीजन से दूसरे सीजन में जो चीज बदले उसे हम कह रहे हैं बेटा वेदर। क्या कह रहे हैं? वेदर, बिल्कुल। इट मे बी डिफाइंड एज डे टू डे, मैम ऐसे पढ़ाएंगे आपको, एक सेकेंड, डे टू डे, रेड कलर चाहिए मैम को, ठीक है, कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फियर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। ये तो बेटा हुई इसकी डेफिनेशन। क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द डे टू डे कंडीशन, दिन की कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। ये भारी भारी वर्ड देख के अभी बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब क्या है क्यों है ये अभी आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे। अभी आपने देख लिया ये क्या है, अब एटमॉस्फेयर क्या होता है ये तो समझा दो मैम एक बार। एटमॉस्फेयर तो हम सब सुनते हैं। क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या लिखूंगी मैं एटमॉस्फेयर को? मिक्सचर ऑफ गैसेस। बेटा ये इंक तो आपको सही से दिख रही है ना, क्योंकि आई एम रियली कंफ्यूज्ड। मिक्सचर ऑफ, एक सेकेंड बच्चा, सॉरी, अब लिखती है मैम। मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैस नहीं गैसेस कह रही हूं मैं, forming a layer around what? Around our earth, other planets
प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स के भी अराउंड। ये नहीं सिर्फ अर्थ के पास ही एटमॉस्फेयर है, ना 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 बेटा, सबके पास, और भी प्लैनेट्स के पास अपना एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण जो एक लेयर बाहर, प्लैनेट के बाहर, जैसे हमारे अर्थ के बाहर हमारे एटमॉस्फेयर ने एक लेयर बना रखी है, ठीक है, तो वो होता है आपका एटमॉस्फेयर। हमें वेदर पता चल गया, हमें एटमॉस्फेयर पता चल गया, इन सबको आगे देखेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है जी। अच्छा, आइटनरी प्लान करनी थी मैम, धीरे धीरे चलाइए, जैसे हम थोड़ा थोड़ा ना आइटनरी भी प्लान करते रहे। आइटनरी कोई पूछ लेगा मुझसे कमेंट्स में तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मतलब कि हम कहाँ जाने वाले हैं, वहां पर हम पहले दिन क्या करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे, पूरा रोड मैप हम बनाए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते पढ़ते ये सब कुछ भी डिसाइड करेंगे। आप मेरे पीछे क्या देख रहे हैं? एक बीच देख रहे हैं, ब्राइट सा दिन है, ब्राइट एकदम सनी सा दिन है, छोटे छोटे ये, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको इग्नोर करो, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा दिन है ना, सन एकदम, ठीक है। तो अब ऐसा दिन है जिसमें बहुत अच्छे से स्कॉर्चिंग हीट है, तो अब मेरे को जैसे पूरा जो समर के मंथ्स होते हैं, जून ले लीजिए, मई ले लीजिए, मैं मुंह उठा के चले जाऊं किसी बीच पे दोपहर में, कोई मतलब है यार? मैं मुंह उठा के चले जाऊं डेजर्ट में, राजस्थान के पार्ट में चले जाऊं, जोधपुर चले जाऊं, जैसलमेर चले जाऊं, कोई मतलब है नहीं ना। तो ये मौसम कब है? ये समर का मौसम है, ठीक है। नहीं दिख रही होगी ये समर है आपकी। तो समर में आप कैसी जगह जाना पसंद करेंगे? कोल्ड प्लेसेस पे। तो अब ध्यान रखना कि गर्मियों की छुट्टियों में, अब समझ आया मनाली नैनीताल में इतना जाम क्यों लगा देती है पूरी दिल्ली जाके? क्योंकि भाई गर्मी से छुटकारा चाहिए, वहीं तो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो एक ब्राइट सनी डे। अब ये क्या है? ये एक मौसम, क्या कहते हैं, गर्मी एक तरीके का मौसम है, वेदर है, वेदर कंडीशन है। तो एक तो हमारी वेदर कंडीशन हुई समर, ठीक है जी। आगे चलो, अब देखो, उसके बाद बरसातें, रेनकोट निकल आते हैं, आजकल तो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, ठीक है। आपकी छाते निकल आते हैं, पानी भर जाता है, रेन और अच्छी लगती है भाई। अगर स्कूल के बाद आती है तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग अगर करते हो तो यस लिखो, यस लिखो अभी कमेंट में। छत पे पहुंच के भाई हम तो नहा रहे हैं अपने आंगनों में खड़े होके, पूरे रेन का मजा, और लेना भी चाहिए यार, क्यों नहीं लेंगे? यही तो बचपन है, यही तो मजा है। बारिश में नहीं नहाए, नहीं भीगे तो क्या मजा है, ठीक है। कभी स्कूल से आते हुए बारिश में नहीं भीगे तो क्या मजा है यार। तो ये हो गया रेनी सीजन, ठीक है। कौन सा सीजन हो गया हमारा? एक ये भी एक तरीके का वेदर है जी, ठीक है। आगे दिल्ली में नहीं हाल होता ये वाला, इतनी इतनी बर्फें जम रही है, पर आपको पता है जी कई जगह होता है, और दिल्ली में भी ठंड तो कम नहीं पड़ती, बस बर्फ ही पड़ने की देर है, ठंड तो बढ़िया खासी, बहुत बढ़िया ही पड़ती है। अच्छा, तो अब ये है हमारा कोल्ड, ठीक है, कोल्ड वेदर है। अब इसमें आप क्या जाओगे, जो कि हमारा नवंबर दिसंबर में इंडिया में आ रहा है, क्योंकि हम क्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया भी पढ़ेंगे। तो इसमें फिर बेस्ट मंथ है कि आप ना, मैं आपको मैप में दिखाऊंगी, आप चिंता मत करो। वेदर क्यों बदल रहे हैं इस जगह पर, आप कंफ्यूज नहीं होगे वेदर रटने में, और किस जगह कैसा क्लाइमेट होता है। मैम ने वर्ड अलग चेंज करा है, वेदर और क्लाइमेट। वो जो मैं आपको मैप दिखा के समझाऊंगी ना, आप फिर कभी भूलोगे ही नहीं, आप समझ जाओगे कि अच्छा इस तरीके की जगह है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा क्लाइमेट है या ऐसा वेदर है, ठीक है। तो वो आप टेंशन छोड़ दो, वो आगे की टेंशन है, मैम की टेंशन है, आपको सिर्फ सुनना है। आप सर्दियों में कहाँ बढ़िया मौसम होता है इस पार्ट ऑफ इंडिया जाने का, जो कि है राजस्थान डेजर्ट में। यार मजा आ जाता है, बढ़िया तरीके से वहां सुकून मिलता है। अब इस मौसम में और उठ के तुम चले जाओ एंटार्क्टिका, शिमला, श्रीनगर, मतलब है और ज्यादा बीमार हो क्या होगे यार, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर पे पीछे पढ़ रहे थे, उस डेफिनेशन में नीचे भी कुछ वर्ड्स थे। एटमॉस्फेयर का मैम ने मतलब बता दिया, वेदर का बता दिया। अब जी, अब और क्या क्या था? द टेम्परेचर, एलिमेंट्स, बेटा हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। पहला एलिमेंट टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर हुआ है आप लोगों के वहां? चेक करो अपने अपने फोन्स में और मुझे कमेंट में बताओ क्या टेम्परेचर है, जिससे हमें पता चले कि कहाँ कहाँ से हमारे फ्रेंड्स हमें देख रहे हैं, कौन कौन से जोन में, मतलब कहाँ कहाँ अलग अलग तरीके से बैठे हुए हैं। मेरे यहाँ इस समय आई गेस, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलना चाहती,
और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, दो ठंड है नहीं, बारिशों का मौसम है। सेकंड ह्यूमिडिटी, क्या है बताएंगी मैम। थर्ड रेनफॉल, फोर्थ विंड स्पीड, बारिश, आपकी बारिश, एलिमेंट क्या क्या है, ये सब चीजें जब मिलती हैं, ये सब चीजें जब मिलती है प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या बनाती है बेटा मैम, ये वेदर बनाती हैं। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। बारिश, विंड स्पीड मतलब हवा की तेजी की स्पीड, किस स्पीड पे बह रही है, बारिश, हवा की स्पीड। ह्यूमिडिटी आगे इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मतलब समझ लो। ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर कंटेंट इन एयर, वाटर कंटेंट इन एयर मतलब कि एयर के अंदर कितनी नमी है, नमी सुना है, वो नमी हो जाती है आपकी ह्यूमिडिटी। और टेम्परेचर, ये तो सभी को पता है, आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, आपका मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका हवा के अंदर आपकी कितनी नमी है, दैट इज योर ह्यूमिडिटी। रेनफॉल, विंड स्पीड, और ये चारों चीजें मिलके बनाती हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है बच्चा। आगे फटाफट से अब हमने जो चारों ये अपने एलिमेंट्स पढ़े, इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि भाई अभी तो मैम ने सिर्फ जरा सा समझाया, अच्छे से तो समझा दे, नहीं तो कहोगे मैम ये नहीं समझ आया, तो मैम वो चक्कर ही नहीं छोड़ेंगी मैम, इसलिए सब कुछ मैंने ना पहले से सोच लिया, और बच्चों के साथ ये पढ़ाऊंगी, ये डाउट आ सकता है, तो मैंने मोस्टली सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। अपार्ट फ्रॉम दिस भी डाउट आ रहा है तो प्लीज डू आस्क मी। एक क्वेश्चन था फर्स्ट लेक्चर का, और वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, टोमेटो इज अ फ्रूट और अ वेजिटेबल। बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, एक बच्चे ने तो बहुत अच्छी तरीके से, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने देखा, उसका लेटेस्ट ही आंसर था, उसने पूरा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है कि भाई वो फ्लावर है या कुछ है, इस वजह वो फ्लावर से बनता है, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था, मैं भी बताऊंगी नहीं क्या, क्योंकि आप लोग पता नहीं बिना देखे कॉपी करो। कुछ ने लिखा मैम इट इज अ वेजिटेबल, इट इज अ फ्रूट, हम सिर्फ इसे वेजिटेबल के साथ यूज करते हैं। तो बहुत अच्छे, आदर्श, रिया और आपके अद्विक, हाँ सिमरन, बहुत सारे बच्चे थे बेटा, मैं नाम और नहीं, क्योंकि अब मैं नाम तो सिर्फ 4-5 ले सकती हूँ ना, बाकी लोगों को बुरा लगेगा मेरा नाम नहीं लिया। इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू रखते हैं, इस मिस्ट्री को कंटिन्यू रखते हैं, हम देखते हैं और इस पे कितने आंसर आते हैं, फिर हम बस्ट करेंगे इसे आगे किसी लेक्चर में चल के, ठीक है बेटा। टेम्परेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर इज मेनली अफेक्टेड बाय द सन। बेटा बहुत, टेम्परेचर किससे अफेक्ट हो रहा है बेटा, पहली बात आप लोग, अरे यार मैम आपको बताते थे खुद अटक गई। टेम्परेचर मैम बदल रहे हैं, ठीक है, वेदर बदल रहे, क्लाइमेट बदल रहे। पहली बात, ये बात याद रखना, अभी गांठ बांधो, जो तीनों चीजों में चेंज है, तीनों चीजों में चेंज इज ड्यू टू सन, ड्यू टू सन, हमारे सूर्य देव, जिसके अराउंड हम ही नहीं, हमारी धरती ही नहीं, हम भी चक्कर मार रहे हैं, क्योंकि धरती में ही तो है हम। अब क्या है, वो पूरा अर्थ है, सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सन इज द बिगेस्ट व्हाट स्टार, प्लैनेट नहीं है बेटा सन, गलती से भी मत कह देना। सन एक बहुत बड़ा सा गोला है, ठीक है, इसके चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट, जिसमें हमारी धरती भी है, ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा, सब रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सन का फिर काम ही क्या है, क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई फालतू है क्या, उसके अराउंड रिवॉल्व करे चले जा रहे हैं। अब रिवॉल्व कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हो रहा होगा प्लैनेट पे। इफेक्ट ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है जो हम आज इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, कि उसका वेदर, उसका क्लाइमेट, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है बेटा, समझ गए बिल्कुल। अब टेम्परेचर किसकी वजह से इफेक्टेड है, भूल ही नहीं जाएगा कोई भी बच्चा, वो है सन की वजह से, सन पे आधारित है। जैसे जैसे सन की गति बढ़ती है, मतलब कि आप देखो सुबह सुबह आपका सन राइज होगा, ऐसे लगाओ, यहां से ये मॉर्निंग, ये आपका बिल्कुल 12 बजे का समय, ये आपका इवनिंग, ठीक है।
अब सन ऐसे जाता है, अब सुबह धीमे है, यहाँ पर सबसे पीक पे है, यहाँ पर और धीमे, तो धीरे धीरे आप क्या देखते हैं, सुबह सुबह थोड़ा ठंडा होता है, हमेशा गर्म नहीं होता, इवन इन गर्मियां। तो टेम्परेचर क्या होगा, ऐसे राइज करेगा। इस समय थोड़ा ठंडा, यहां पर जाके भाई पीक मारता है 12 से 3 के बीच में, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या होता है, डिक्रीमेंट आती है शाम के टाइम में, देखा है ना। तो सन आया ना, प्रूफ दे दिया मैम ने, रटने की तो जरूरत नहीं पड़ी, प्रूफ के साथ समझा रही है मैम। सन जैसे जैसे सन की गतिविधि होती है, अब सन नहीं आ रहा, एक्चुअली आ तो हम रहे हैं, घूम तो हम रहे हैं, पर हम कहां पर हैं, हमारा रेफरेंस कहां पर है, खड़े हम धरती पर है ना, तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हम यहाँ पर धरती पे अगर खड़े हुए हैं तो सन को हम इसीलिए कह रहे हैं कि सन ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, पर असल में वो नहीं घूम रहा, घूम तो हम रहे हैं। हम कह इसलिए रहे हैं क्योंकि हम रेफर सन की साइड कर रहे हैं यहाँ खड़े होके, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। तो ये आपका ये चीज है। अब सन क्या है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सब उसी के अराउंड चक्कर मार रहे हैं, सबको देखो उसी के अराउंड, ठीक है। जैसे कोरोना के टाइम पे सब वैक्सीन के अराउंड चक्कर मार रहे थे, सन आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों, क्योंकि बेटा सन क्या दे रहा है, लाइट देता है हमें, क्या देता है हमें सन, लाइट देता है, हीट देता है। जरा 5 मिनट इमेजिन करो, जिस सन को कहते हैं यार कितनी गर्मी कर रखी है, सूर्यदेव इतने क्यों चमचमा रहे हो, अगर वो एक दिन के लिए खत्म है ही नहीं, फिर क्या होगा। पहली बात तो जो चांदना देख रहे हो ये नहीं आएगा, रात में आपके जो चंद्रदेव आते हैं वो नहीं दिखेंगे आपके। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि चंद्रदेव के पास कोई अपनी लाइट नहीं है भाई, सन की लाइट से ही वो आपको टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अपने जैसे वॉल पे कुछ चिपका दो स्टिकर्स या फोटोज, ठीक है, उन फोटोज की अपनी लाइट थोड़ी है, जब आप लाइट ऑन करोगे उसी से तो वो चमचमाती है, कोई एकदम रेडिएटिव सी होती है ना, ऐसे से मारती है पिक्चर, है ना। तो बेटा यही तो चक्कर है। अब सूर्यदेव नहीं, एक तो कुछ दिखना बंद, ठीक है जी। उसके बाद देखो टेम्परेचर का क्या हाल होगा जब हीट ही नहीं इतनी तेजी से नीचे आएगा ना कि कोई जीवन का अवशेष नामो निशान नहीं बचेगा बेटा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि हर जो चीज होगी वो बर्फ से कवर हो जाएगी, एकदम फ्रॉस्ट हो जाएगी। अभी कैसे मैं आपको दिखाऊंगी अर्थ का बता के, जहां जहां सन की रेज नहीं पड़ती है, क्या कहा, सन से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हमारे यहाँ सर्दी गर्मी भी सन की वजह से चेंज होती है। कैसे होती है बताऊंगी अभी। तो अगर सन नहीं जहां ज्यादा पड़ता वहां पे ठंडा होना शुरू हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा, सब जम गया, आपकी सारी वेजिटेशन, सारी लाइफ, माइक्रो लाइफ सब खत्म। तो इसीलिए सन ही सब कुछ है बेटा, सन से ही आप जो खा रहे हो सन की वजह से। क्यों, क्योंकि पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ के आए हैं, इसीलिए आपको सीक्वेंस से पढ़ा रही है मैम, ये नहीं बीच से कोई भी चैप्टर निकाला पढ़ाना शुरू कर दिया, ना ना बेटा। क्यों, पहले हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट, एनिमल क्यों नहीं पढ़ा हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल, क्योंकि बेटा एनिमल का न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, प्लांट्स पे आधारित है ना, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। बेशक मीट भी खाएं तो भी प्लांट पे आधारित है, क्योंकि जिसका मीट खा रहे हैं वो तो प्लांट खा रहा होगा, ठीक है, या वो जिसका मीट खा रहा है वो प्लांट खा रहा होगा। तो बेटा पहले वो समझना जरूरी था। और प्लांट्स का कहाँ से आता है खाना, अल्टीमेटली देखें, सन का खाना प्लांट्स, फिर एनिमल्स, ऐसे ही तो था, क्योंकि प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और किस पे डिपेंडेंट थे, सन पे तो डिपेंडेंट थे, सनलाइट, 4 रॉ मटेरियल, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, वही तो ट्रैप हो रही थी। ध्यान है कि भूल गए, ध्यान है तो अभी बताओ मुझे कमेंट्स में, वही तो ट्रैप हो रही थी क्लोरोफिल पे। तो बेटा सन ही नहीं तो क्या खाक बना लेंगे खाना प्लांट्स अपना, वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और वही नहीं तो हम क्या खा लेंगे, वो एनिमल्स क्या खा लेंगे, कोई कुछ नहीं खा सकता। समझ में आ गया, सन छुपा तो कैसे एक लाइन से ये पूरी लाइन खत्म है, समझ गए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है।
तो द हीट फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस। कैसे होता है? अब जो हीट है, एब्जॉर्प्शन तो आपको पता है, सोखना, जो हीट आती है सन से वो हमारा सरफेस एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ओशियन, अब अर्थ है आपका, ये अगर मैं इसे अर्थ मान लूं अब, तो इसके ऊपर मैंने क्या कहा था, मिक्सचर ऑफ गैसेस का लेयर या एटमॉस्फेयर है। जब सन की रेज आ रही हैं तो वो ये भी एब्जॉर्ब करेगी थोड़ी, फिर ये भी एब्जॉर्ब करेगी, इसके अंदर जो पूरी लैंड इसकी एब्जॉर्ब करेगी, इसके अंदर जो पानी है ओशियन वो भी एब्जॉर्ब करेगा, सब एब्जॉर्ब करते हैं ना एनर्जी को। सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा, which plays an important role in determining the weather of any place। अब आ गई बात, आ गई बात, यही मैम समझा रही थी कि सन की वजह से ही टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट सब है बेटा। तो चेंज इन वेदर कौन कर रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? चेंज इन वेदर इज कॉज ड्यू टू सन, ठीक है, इज कॉज ड्यू टू सन, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। रेनफॉल, दूसरा एलिमेंट था रेनफॉल। अब द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी, दैट फॉल बैक ऑन द, अब क्या है, जैसे पानी है, एक वाटर बॉडी है, हमने बहुत सारा पानी डाल दिया, अब कपड़े कैसे सूखते हैं? कहाँ जा रहा है वो पानी? आपने गीले कपड़े ऊपर टांग दिए सन की प्रेजेंस में, फिर आप देखते हो कपड़े सूख जाते, पानी कहाँ जाता है? अब वो पानी जो है ना आपका, छोटे छोटे ड्रॉप बनके ऊपर उड़ जाता है, ऊपर इवेपोरेट हो जाता है। वो ड्रॉप कैसे? वो जो आपकी हवा है ना एटमॉस्फेयर में, मतलब आपकी जो सराउंडिंग्स में, वो उसे अपने साथ खींच ले जाती है। अब बहुत सारी, अब क्या है ये, अरे ये आप एयर मान लो, अब ये एयर है, ठीक है, यहाँ पर पानी की बहुत सारी ड्रॉपलेट्स इसने ले ली, तो ये ऊपर जाती जाएंगी, यहाँ पे जाके एक साथ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये फिनोमेना हो गया आपका क्लाउड, क्लाउड बन गए। अब इन क्लाउड से क्या होता है? वापस से ये फॉल बैक करती है ना, फॉल बैक ओवर अर्थ, फॉल बैक ओवर अर्थ, तो यही है रेनफॉल, ठीक है। इवेपोरेटेड वाटर ड्रॉपलेट्स दैट गोज इन द, कहाँ देखो ऊपर जा रही हैं, फिर क्लाउड फॉर्म हो रहा है, वापस से रेनफॉल नीचे आ रही है, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रेनफॉल, ठीक है। द कंडेंसेशन, मतलब कि वो ऊपर जब जा रहा है, देखो बेटा वेपर जब ऊपर जा रहा है तो वो इवेपोरेट हो रहा है ऊपर आसमान में, ठीक है। जब वो वापस से उस नीचे आ रहा है ना, तो वो मतलब जम के जब वो ठंडा हो के, तो उसे हम कह रहे हैं कंडेंस होके, आपस में कंडेंस हो गया, कंडेंसेशन ऑन अर्थ। कैसे कंडेंस होके वो रेन की फॉर्म में नीचे गिरता है। बिल्कुल सही, नहीं भूलेगा कोई भी? बिल्कुल ठीक है, यस बता दो, कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। When the temperature is too low, these droplets in the cloud get freezed into crystal। अब ये तो आपका हो गया जी रेनफॉल। अब एक चीज होती है जो हमारे यहाँ कहीं मतलब पहाड़ों में पड़ती है, वो होती है रेन, वो वो आइस। वो कैसे पड़ रही है बेटा? जब यही ड्रॉपलेट्स ऊपर आसमान में गई, अब ये दिल्ली जयपुर वगैरह में गई, तो ये बन के गिर जाएंगी रेन की फॉर्म में, ठीक है। पर जब ठंडे आ गई, शिमला में एक तो पहले ही ठंडे, एक तो ठंडे आ गए और शिमला पहले ठंडा, तो जब ये ऊपर जाएंगी तो भाई इतना टेम्परेचर है, पानी को डिफ्रीजर में रखते हो तो बर्फ बन जाता है ना। तो ये भी जो ऊपर गई, ये छोटे छोटे वेपर्स की बजाय वेपर्स जम के आइस बन गए। अब ये जब फॉल बैक करेगा ऑन अर्थ, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? बता दो मुझे। सब देखने जा रहे हैं, शिमला, मनाली, नैनीताल सब जा रहे हैं, कुल्लू, ठीक है, ठीक है। आपकी आइस, आपकी बर्फबारी हो रही है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब रेनफॉल नापते कैसे? कहते ना इस साल इतनी मिलीलीटर ये हुई है, रेनफॉल हुई है मिलीलीटर, तो इस साल कितनी हुई है, इस साल कितनी हुई है। तो बेटा रेनफॉल को जो एक डिवाइस मेजर करती है,
उसे हम कहते हैं आपका रेन गॉज, उसे हम क्या कहते हैं, रेन गॉज। और जिसमें हम मेजर करते हैं यूनिट इज मिलीमीटर। ठीक है बेटा, ये इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी पूछेगा व्हाट इंस्ट्रूमेंट, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द रेनफॉल, तो आप क्या कहेंगे, रेन गॉज। ठीक है, कैसा होता है, एक फनल होती है, देखिए आपने ऐसी सी फनल, कई बार मम्मा घर पे यूज करती हैं लिक्विड डालने के लिए, एक फनल ऐसे बॉटल्स में फिर डाल देते हैं, वो फनल में पानी कलेक्ट होता है, नीचे एक सिलेंड्रिकल सा वेसल होता है, उसमें इकट्ठा होता है, यहाँ पर उसके मार्किंग्स होती हैं, जितना पानी इकट्ठा हुआ मतलब उतने यूनिट रेन पड़ी है। ठीक है, और यूनिट रही ये, बिल्कुल सही। आगे ह्यूमिडिटी, मैम ने बताया था द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, ठीक है, जो कि नमी कब होती है, बारिश के मौसम में कितना चिपचिपा हो जाता है ना, बाल भी फ्रिजी से एकदम चिप 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 सी फील होती है, भारी भारी सा प्रेशर सा फील होता है। मतलब एयर पे उतना क्यों प्रेशर सा फील हो रहा है, क्योंकि एयर अब खाली नहीं है, एयर के अंदर क्या है, एयर ने वाटर वेपर भी तो होल्ड कर रखे ना बच्चा। तो जब उसने एयर ने वाटर वेपर बेटा होल्ड कर रखे हैं तो क्या है, एयर मतलब और भार बढ़ गया। अब आपने अपना बैग में जितनी किताबें डाल लोगे उतना ज्यादा वो भारी हो जाएगा। तो अब एयर खाली नहीं है, उसने वेपर अगर होल्ड कर लिया तो उसका भार और इंक्रीज हो गया और ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल सही बेटा। तो वो क्या हुआ, उसने डेम्पनेस, एयर में और डेम्पनेस बढ़ गई। बिल्कुल सही बात हुई। तो प्रेशर और बढ़ा फील होता है हमें उसमें। ठीक है बेटा, और इसी की वजह से रेन क्लाउड बन रहे हैं, जो मैंने अभी आपको पूरा फिनोमेना बताया था, और रेनफॉल अकर हो रही है। बेटा ये आपके लिए ना, मैं ये इसीलिए थोड़ा रीड कर रही हूँ क्योंकि ये सब ना मैं आपको मतलब ऑलरेडी आगे खड़े होकर समझा दे रही हूँ। पीछे मैंने आपके नोट्स के फॉर्मेट में, कि आप लेटर जब पढ़ें तो आपके पास सब कुछ लिखा हुआ हो। सिंस मैम को पूरा चैप्टर एक ही क्लास में कवर करना है, तो इतना सब कुछ अगर मैं लिखने चलूंगी तो चैप्टर तो भाई 6-7 घंटे कहीं आराम से नहीं गए। तो मैं ये सब आपके पढ़ने के लिए लिख के ले आई हूँ, जो भी है उसे समझा मैं आगे रही हूँ। ठीक है बच्चा, ठीक है। थर्मोमीटर अभी दिखाती हूँ क्या होता है। थर्मोमीटर किस लिए होता है अभी बता दो, आगे तो मैं बताऊंगी क्या मेजर करता है। इट मेजर व्हाट, थर्मोमीटर मेजर्स व्हाट बेटा। ठीक है जी, विंड स्पीड, नेक्स्ट एलिमेंट विंड स्पीड, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। अभी मैम ने बताया था अब कैसे बेटा, एक बात बताओ, अब आपके दो, एक ए और एक बी, आप दो फ्रेंड्स हो। ठीक है, आप दोनों रेस कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर स्पीड से भाग रहे हो, वो आपसे तेज भाग रहा है। ठीक है, किस पे भाग रहे हो, गति पे भाग रहे हो, स्पीड पे भाग रहे हो। ठीक है, यानी कि बीच का डिफरेंस क्या हो गया, आपके डिफरेंस बीच का हो गया स्पीड का डिफरेंस। ठीक है, तो आप लोगों की स्पीड इसी तरीके से, अगर एक प्लेस पे धीमे हवा बह रही है और एक प्लेस पे बहुत तेज प्रेशर है, मतलब आई मीन प्रेशर, ठीक है, और एक जगह पर बहुत कम है, तो मतलब डिफरेंस आ गया बीच में, डिफरेंस, उस डिफरेंस की वजह से विंड की स्पीड बढ़ या घट रही है, तो उसे हम कहते हैं विंड स्पीड। अब मैं जब आपको इंडिया का मैप दिखाऊंगी तब आप और अच्छे से समझेंगे। अब नीचे से इंडिया इस शेप में है, ठीक है, जज मत करना, ड्राइंग के लिए समझ में आ गया, सिर्फ नीचे का इंडिया दिखाया है। ठीक है, अब ये जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, क्यों है, क्योंकि हम 3 साइड से, 4 नहीं बल्कि 3 साइड से पानी से घिरे हुए हैं। यहाँ तो है जी आपकी बे ऑफ बंगाल, हाँ जी बेटा, हाँ बच्चों, फिर इधर है आपकी अरेबियन सी, और गलती से भी मत कह देना कोई सा कि मैम इधर अरेबियन सी है इधर बे ऑफ बंगाल है, ऐसा नहीं है, दुबई इधर पड़ता है। ठीक है, इधर ही है आपकी अरेबियन सी, हाँ जी। और ये आपका द ग्रेट, हमेशा ऐसे द ग्रेट इंडियन ओशियन, क्योंकि ये ओशियन इज द ओनली ओशियन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, और हमारा देश इंडिया, इंडियन ओशियन, द ग्रेट इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इधर से पानी पानी है, तो पानी स्पीड से हवाएं बह के कहाँ टकराती हैं, यहाँ टकराती हैं,
और यही खेल करती है सारा हमारा टेम्परेचर, क्योंकि भाई इफेक्ट तो करेगी ना। ठीक है जी बेटा, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन से जब दोनों साइड से इधर से और इधर से जब हवा चल रही है, यार मैं पता है क्यों नहीं आज पेन चेंज करी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, पता नहीं आपको कौन सा पेन दिखे ना दिखे, ये दिख रहा है। जब दोनों साइड से आपकी हवा चल रही है ना, इधर से भी चल रही है, इधर से भी चल रही है, ठीक है, और इधर आके मिल रही है, तब तो ये है क्या क्या करती है ये हवाएं, क्योंकि कहाँ से आ रही है, पानी के ऊपर से आ रही है ना बेटा, तो एयर में क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट, और मॉइस्चर कंटेंट मिलके क्या बना रहा था, क्लाउड बना रहा था, और क्लाउड से रेनफॉल होती है। तो इधर इधर से जब आपकी हवाएं आ रही हैं वो यहाँ पर मिल रही है, मतलब यहाँ पर क्लाउड बना रही है, तो यहाँ पे रेनफॉल होगी, मतलब यहाँ ह्यूमिड टेम्परेचर बना देगा ये, ठीक है। और सर्दियों के टाइम में यहाँ से हवा नहीं बहती है, मॉनसून के टाइम में यहाँ से हवा बह रही, सर्दियों के टाइम में यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर हमारे पास हिमालयाज होते हैं वहां से हवा बह रही है, तो हवा अब ठंडे ठंडे बर्फ के ऊपर से आ रही है, तो कैसी होगी हवा, ड्राई एंड कोल्ड, ठंडी और सूखी होगी, तभी मॉइस्चर रगड़ते रहते हैं हम पूरा टाइम। मम्मी कहती है वैसलीन लगा लो, बढ़िया लोशन, अच्छा सा ना कोई बढ़िया सा ना ऑर्गेनिक ऑयल लगाया करो, ठीक है, कोई सीड ऑयल लगाया करो। तो ये सब बेटा, ये सब तो वो कैसा मौसम हो गया, विंटर सीजन हो गया। अब समझ में आ गया हवा का खेल है, कैसे हवा इफेक्ट कर रही है टेम्परेचर क्लाइमेट को। मैं अभी पूछ लूं तो अभी बताओ मुझे, क्योंकि हवा जब पानी के ऊपर से, ओशन के ऊपर से आ रही है तो मॉनसून बना रही है, पहाड़ों के ऊपर से आ रही है तो विंटर सीजन बना रही है, तो प्रूव हो गया कैसे इफेक्ट कर रही है। ठीक है बेटा, फिर आगे। हाँ जी, अब जी ये आपकी तरह ये रहा, ये सोच रही है बैठ के कि हाँ पिंक भी चल रहा है कि यार ये वेदर रिपोर्ट्स कौन बनाता है, कौन बनाता है बताओ मुझे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। The weather report is prepared by the meteorological department. meteorological difficult नहीं है, मीटीरो कर लो या लॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ से आप जो ये टेम्परेचर देख रहे हो, ये मैंने नाप के नहीं डाल दिया आपके फोन में या जो टीवी पे देख रहे हो, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर बताने के लिए बेटा, और वो क्या है, हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेरा तुम्हारा नहीं चलेगा, मैंने अपने मन से कुछ डाल दिया जी उसका इनके बहुत बढ़िया बढ़िया इनके पास रिकॉर्ड करने वाले इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर्स होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और हमें दे देते हैं। ठीक है बच्चा, चलो आगे फिर। अच्छा, अब टेम्परेचर की बात चल रही है, थर्मोमीटर मेरे पीछे है, क्या सोच रहा है, आप ही का फ्रेंड है, ऐसे क्यों खड़ा है बेहाल, ये गर्मी में यार ऐसे खड़े होते हैं, हमें कोई कोक नहीं दे रहा, हमें कोई आइसक्रीम नहीं दे रहा, हम ऐसे खड़े रहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर क्या है देख रहे हो, सोरिंग टेम्परेचर है, कहाँ तक बढ़ा हुआ है, जितना ऊपर दिख रहा है उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो जी समर है ना, समर में यही हाल होता है। अब इसी थर्मोमीटर को दूसरे फ्रेंड के पास, ये बंदा चला गया मनाली, तो जी टेम्परेचर कहाँ गया, परेशान अभी भी है, खुश अभी भी नहीं हुआ है बंदा, देख लो टेम्परेचर नीचे ही है, ऊपर तो नहीं दिख रहा। तो ये है आपका कोल्ड टेम्परेचर, जब थर्मोमीटर में ऐसे शूट मारे ऊपर टेम्परेचर, उतनी गर्मी, आज उतना गंदा बेहाल दिन, जिस दिन ऐसे शूट मारे तो क्या उतना ठंड। कब हो रहा होगा, विंटर सीजन। विंड स्पीड क्या कर रही थी, कहां से बह के आ रही थी, माउंटेन्स, हिमालयाज है ना हमारे क्राउन, हमारे ताज बैठे हुए सर के ऊपर इंडिया के ऊपर, वहां से बह के आ रही थी हवा, तो विंटर सीजन कर दे रही थी। जब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से बह के ऐसे आ रही थी हवा, तो मॉइस्चर ला रही थी, तो क्या कर रही थी, रेनफॉल कर रही थी। और वाटर कंटेंट होता है जब एयर में, तो वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है। रिवाइज भी हो गई पीछे की सारी स्लाइडें, ठीक है। रिवीजन बेटा थोड़ी थोड़ी देर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो पीछे का साफ आगे का पढ़ते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता पीछे का साफ है, क्योंकि अभी पढ़ते पढ़ते पता चला आप ही के फोनों के ऊपर कोई किसी का मैसेज आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है ना, तो एकदम से फोकस, तो इतनी सटल चीज है यार, यूं उड़ती है यूं,
है ना। और मैम इतने में आपने मैसेज चेक करा, इतने में मैम ने कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन बता दी, वो तो उड़ गई ना दिमाग से। तो मेरे को तो ध्यान रखना पड़ता है ना आप लोगों का, इसीलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में रिवाइज कराती रहती हूँ। तो बेटा टेम्परेचर अभी क्या देखा हमने, ये आपकी रेंजेस मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज। यहाँ मिनिमम, कहाँ मिनिमम मिल रहा था आपको, कोल्ड में मिनिमम मिल रहा था, वहां मैक्सिमम। तो टेम्परेचर की दो रेंज कौन सी होती है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। और ऐसा नहीं, सीजन के हिसाब से तो है, देखो बेटा जून में अलग टेम्परेचर मैक्सिमम मिलेगा आपको, दिसंबर में उसी साल के मिनिमम मिल जाएगा। सिर्फ सीजन नहीं बेटा, दिन में भी तो फर्क होता है। आपने कभी सुना है कि आज का पूरे, हमेशा आपको कैसे टेम्परेचर मिलता है दिन का कि भाई आपको एक बता देते 24 डिग्री से 34 डिग्री रहेगा टेम्परेचर। अब भाई दो टेम्परेचर का क्या मतलब है, क्या बता रही थी मैडम, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और बेटा सब कुछ सन पे तो डिपेंड था, आपका क्लाइमेट लो तो सन चेंज कर रहा था, टेम्परेचर लो तो सन चेंज कर रहा था, वेदर सन चेंज कर रहा था बेटा। तो एक दिन में जब मैडम अभी समझा के आई है आपको पीछे कि सन यहां से शुरू हुआ था बेटा, ऐसे जा रहा था, गतिविधि उसकी बदल रही है, उस हिसाब से टेम्परेचर बदल रहा है। तो आपको लोएस्ट मिल जाएगा सुबह या शाम की तरफ। सबसे उग्र रूप में सूर्यदेव कब थे ऊपर, 12 से 3 होता है ना बेटा, हमें ऊपर जाके कपड़े भी सूखे उतारने का मन नहीं करता, उड़ जाने दो कलर ऊपर, और कोई बेशक कोई टेंशन नहीं, उस समय मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। समझ गए, बिल्कुल ठीक है। फिर ये देखो जी सूर्यदेव आपके एकदम दोपहर के एकदम चमचमाते हुए सूर्यदेव, ये जी आपके ढलते हुए, मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, सनसेट और सनराइज के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा, द डिफरेंस इन द टाइम ऑफ सनराइज ड्यूरिंग समर एंड विंटर। द सन राइजेस अर्लियर इन द मॉर्निंग। विंटर में क्या होते हैं, दिन छोटू होते हैं, रात बड़ी होती है। इसका मतलब सन देर से निकल रहा है, लेट आ रहा है और जल्दी जा रहा है। निकम्मा नहीं, सूर्यदेव को निकम्मा नहीं कहूंगी मैम, सॉरी, ठीक है, बस समझा रही हूं। और गर्मियों में, क्योंकि सूर्य को तो यार पूजनीय है भाई, हर चीज सूर्य की वजह से है, पूजनीय भी नहीं कहो तो इंपॉर्टेंट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो यार, सब कुछ हम सूर्य की वजह से है, ठीक है। और सर्दियों में क्या देखते हो आप, 7 साढ़े 7 बज रहे, भारी चमचमाता दिन कैसे, I mean, गर्मियों में देखते हो ना, ये मतलब सूर्य देव जल्दी आ रहे हैं और देर तक रह रहे हैं, इसीलिए दिन लंबा, रातें छोटी छोटी। तो आ गया डिफरेंस, समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। ये भी देखते हैं आज सनसेट कितने बजे, आज सनराइज कितने बजे, सीजन के हिसाब से चेंज मारता है बेटा, ठीक है। क्लाइमेट, द एवरेज वेदर पैटर्न। क्लाइमेट अब क्या है बेटा, वेदर आपको समझ आ गया था क्या था, डे टू डे, सीजन टू सीजन, जो भी गतिविधि बदल रही है। क्लाइमेट किसी जगह का क्या होता है, क्लाइमेट है एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन, एवरेज ऑफ वेदर। मतलब कि अगर मैं दिल्ली की बात कर लूं, दिल्ली की बात कर लूं बेटा, पानी पी लूं, 1 मिनट, कुछ चला गया मेरे एकदम से ना, गले के अंदर कुछ चोक हुआ। किसी बच्चे ने कमेंट करा था मैडम की हर क्लास में बॉटल कैसे बदल जाती है, पता नहीं। इतना क्यूट क्लाउड में बना के लाई हूँ, नोटिस कर रहे हो क्या यार, थोड़े से एफर्ट्स पीपीटी की भी नोटिस करो ना, इतनी अच्छी पीपीटी, इतनी सुंदर, मुझे तो देख देख के मजा आता चला जा रहा है। आप लोगों को पढ़ाने से पहले कई बार तो मैं यूं ही पीपीटी देख रही थी, ठीक है बेटा। तो एवरेज ऑफ वेदर, द एवरेज, अब दिल्ली की बात कर रही थी मैम, अगर दिल्ली की बात करूँ, हम वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, अब कहीं पूछे कोई बाहर से आ रहा है जी, नहीं हम कहते हैं बाहर जाना है जी, लंदन की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होगी, कहेंगे भाई वहाँ तो ठंड ही रहती है ज्यादातर। तो अब दिल्ली में अगर मैं एग्जांपल लूं, तो दिल्ली में क्या है, कैसे मौसम होता है आपका, सर्दियों, अगर गर्मियों से स्टार्ट करो, साइक्लिक होता है, कहीं से स्टार्ट करो वहीं पहुंचोगे, तो कुछ भी पहले बोल लो बेशक। गर्मी आ गई, फिर रेनफॉल आ जाती है, जी, मॉनसून के बाद आपका ऑटम आ जाता है, जब
ठंडे आने वाली होती है उनसे ऑटम कहते हैं। फिर ठंडे आ जाती हैं, फिर स्प्रिंग जब ठंड जाने वाली होती है और जो हमारे गर्मी सर्दियों के कपड़े अंदर पैक हो रहे होते हैं, होली का समय होता है, ठीक है, और आपकी गर्मी आने वाली होती है, वो हो जाता है आपका स्प्रिंग सीजन। ठीक है बेटा, तो ये हमारी चक्री घूमती है। अब इसमें क्या होता है, एक टाइम पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी है, एक टाइम पे बहुत लो टेम्परेचर भी हम दिल्ली में देखते हैं। तो दिल्ली में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे कि एक्सट्रीम हो गई, एक टाइम पे तो बहुत ज्यादा भी, एक टाइम पे बहुत कम भी है। अब शिमला की बात कर लूं, वहां चाहे गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी आए, एक टेम्परेचर ऐसा नहीं होगा वहां बहुत बुरी तरह गर्मी पड़ रही है, वहां टेम्परेचर 25 से ऊपर ज्यादा से ज्यादा शूट नहीं मारेगा, ज्यादा से ज्यादा हद मार के भीषण गर्मियों में 30 यार, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो वहां की कंडीशन कैसी एक्सट्रीम नहीं, उन्हें हम कहेंगे कि भाई वो मोर ओवर कोल्ड ही कंडीशन है, वो ठंडा ही रीजन है। ठीक है, अब ऐसे हम केरला की बात कर ले, चाहे कितनी ठंड आ जाए यार, वहां पे कोई ऐसा नहीं कि हमारी तरह गर्म कपड़े उन्हें निकालनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हुआ, सारे वेदर का एवरेज देख रहे हैं हम। ठीक है बच्चा, समझ आ गई। अब इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द क्लाइमेट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। जैसे कि अभी मैम ने एग्जाम्पल से बताया, दिल्ली, केरला, शिमला, कितना सारा आज हॉलीडेज की बात हो रही है। बैक वाटर रिजॉर्ट्स केरला के, बाय अमेजिंग, हाउस बोट्स, ट्री हाउस। हाँ जी, क्लाइमेट एवरेज ऑफ डैश, आप लोग बताएंगे मुझे, आप लोग बताएंगे, अभी अभी बताया मैम ने, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। हाँ जी, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्लाइमेट, क्लाइमेट के फैक्टर्स कौन डिटरमाइन कर रहे हैं, सी से। बेटा आगे की स्लाइड्स तक का बता देती हूँ, देखो आप, सी हमेशा जो क्लाइमेट हम देखते हैं ना, वो सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, समुद्र के रिस्पेक्ट में। जो जगह समुद्र से जितनी दूर उस तरीके से क्लाइमेट बढ़ेगा, जो जगह समुद्र से जितनी ऊपर उस तरीके से क्लाइमेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वाटर कंटेंट हवा में बदलता जाएगा। अब जैसे ये जगह आपके एकदम सी के नियर है, कोस्टल रीजन पे आ जाती है इंडिया के, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, समुद्र के ऊपर बहती हुई हवा ह्यूमिड होगी ना बेटा, ह्यूमिड होगी। और ये आपका जैसे जैसे सी से दूर होते चले जाते हो, तो आपका एक रीजन आता है डेजर्ट का भी, इंडिया के मैप में देखोगे दूर होते चले गए डेजर्ट, तो अलग वो हो गया। अब सी से आप कहते हैं ना, सी से कहीं आपने देखा होगा जब हम ऊपर जाते हैं, माउंटेन रेंजेस पे जाते हैं, तो वहां पर लिखा होगा इतना फीट अबव सी लेवल, या एवरेस्ट इज इतना फीट अबव सी लेवल। तो फीट सी लेवल को हम एक धरातल मान लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हर चीज देखते हैं। जो चीज जितनी दूर, और अब जितना ऊंचा पहाड़ जाएगा उतना ज्यादा ठंड बढ़ती जाएगी। मतलब एकदम सी लेवल पे तो एकदम हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे या ऊपर जाते जाएंगे ठंडक बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बच्चा, अब यही ऑल्टीट्यूड और हाइट की बात कर ली थी, बिल्कुल सी लेवल पे केरला का टेम्परेचर जानते हो, श्रीनगर का तो जानते हो। ठीक है बच्चा, आगे चलो। अब ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। क्यों बेटा, अभी मैम यही तो बता के आई हैं, सी लेवल के रिस्पेक्ट में वी ऑब्जर्व क्लाइमेट विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल, यानी कि सी के ऊपर से बहती हुई हवा, कितना मॉइस्चर है, यानी ह्यूमिडिटी ही फैक्टर है। जितनी दूर जाएगी हवा, मतलब जितना दूर सी लेवल से, उतना वो हवा वो मॉइस्चर को दूर अब जैसे बिल्कुल यहाँ सी है, यहाँ लैंड है, तो यहाँ से जो हवा ब्लो कर रही है, यहाँ पर आ रही है, वो मैक्सिमम मॉइस्चर लेके आएगी, यहाँ पे छोड़ती जाएगी। जैसे जैसे दूर जाती जाएगी, तो ये जो मॉइस्चर कंटेंट है, यहाँ पर इतना पहुंचा, यहाँ पर बस इतना पहुंचा, यहाँ पर इतना ही पहुंचा। तो ह्यूमिडिटी एक फैक्टर है ना बेटा। ठीक है, अब जी, अब आप सब कुछ अच्छे से समझेंगे, मैं एक बार सब कुछ यहाँ पर भी आपको बता दूंगी कैसे। देखो, अब ये हो गया आपका अरेबियन सी, मैप आ गया ना, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इस साइड बंगाल है, ये है द ग्रेट इंडियन ओशियन। ठीक है बेटा, अब ये हमारा, अब
जी बेटा, यहाँ से जो आपकी हवा आ रही है, यहाँ से पानी के ऊपर से आ रही है, मैक्सिमम मॉइस्चर लेके आ रही है। पानी के पास कौन सा, ये आपका एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। तो यहाँ ये क्या प्लेस होगा, ये ह्यूमिड ज्यादा होगा ना, सबसे ज्यादा ये बेल्ट ह्यूमिड होगी, ये थोड़ा कम ह्यूमिड होगा। अब देखो यहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं है, सराउंडेड बाय अदर कंट्रीज एंड माउंटेन्स, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर क्या है, पानी से कितना दूर हो गया, तो यहाँ तक जब हवा पहुंचेगी मॉइस्चर कंटेंट अपना सारा छोड़ चुकी होगी, और जब इस जगह पर पहुंचती है ना तो सारा मॉइस्चर कंटेंट उड़ लेता है। तो यहाँ मिनिमम रेनफॉल होती है, इसीलिए ये क्या है, मिनिमम रेनफॉल। ये डेजर्ट हो गया, ये डेजर्ट हो गया। कोई एक अच्छी खासी माउंटेन रेंज भी नहीं है कि जो पानी आए भी तो उसको रोक ले, ऊपर मॉइस्चर को कुछ ट्रैप करेगा तो अभी तो बरसेगा, ठीक है जी। उसके बाद ये द ग्रेट हिमालय, सबसे ऊंचाई पे ये वाला एरिया। तो द कोल्डेस्ट टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा आपका, सबसे ऊंचाई पर है। इधर आ जाओ तो बहुत सारे घने फॉरेस्ट। तो क्या यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश मिलती है, मौसिनराम किधर है, हाईएस्ट टेम्परेचर जहां पर बारिश सबसे ज्यादा रिकॉर्ड करी जाती है इंडिया में, इधर मिलेगा आपको ईस्ट में। तो आपका नॉर्थ एक सेकेंड, नॉर्थ, ये आपका साउथ, आपका वेस्ट, इधर वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, ये आपका ईस्ट, ठीक है। तो आपका कोल्डेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज इन नॉर्थ, विच इज जम्मू कश्मीर, और इधर ही आपके बाकी हिमाचल वगैरह आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। कोल्डेस्ट स्टेट ये रही आपकी, ठीक है। ड्राईएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो बहुत हॉट है, कोल्डेस्ट ये है आपकी इधर वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, विच इज राजस्थान। वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा बारिश हो रही है ईस्ट में है बेटा बच्चे, ईस्ट में है, ठीक है। एंड द मोस्ट, ठीक है, और आपका ह्यूमिड, बहुत ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड आपका साउथ में है। यानी केरला का टेम्परेचर रेंज क्या होगी, आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे, यहाँ से वहां, इंडिया में कितनी टेम्परेचर रेंज बदल रही है। यहाँ पर इतना ठंडा होगा तो यहाँ पर अच्छा खासा पसीने में होंगे लोग, ठीक है बेटा। समझ में आ गया आपको, पूरे मैप से अब आपको मैंने ह्यूमिडिटी, विंड कंडीशन और आपके सारे प्लेसेस समझाए हैं, ठीक है। आपका ये रहा दिल्ली हरियाणा, तो ये कैसा है, ये आपका प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ये आपका प्लेन्स ऑफ इंडिया है। तो प्लेन्स ऑफ इंडिया में क्या है, प्लेन्स, तो प्लेन्स में क्या होता है बताओ, प्लेन्स में टेम्परेचर इज मतलब एक्सट्रीम रहता है, मतलब सर्दियों में बहुत सर्दी और गर्मियों में बहुत गर्मी रहेगी, ठीक है बेटा, समझ आ गई ये बात, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो मैम ने वहां पीछे डिस्क्रिप्शन दिया था वो सारा आपका यहाँ लिखा है। नॉर्दर्न रीजन में क्या है, कश्मीर, प्लेन्स मॉडरेटली हॉट एंड वेट, सब कुछ मिलता है, बारिश भी सही मिलेगी, ठंड भी सही मिलेगी, सब कुछ है प्रोपोर्शन में, कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीम हो गया वहां पे सब कुछ एक्सट्रीम है, ठीक है बेटा। साउथ बहुत हॉट है भाई, वेस्टर्न रीजन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, नॉर्थ ईस्टर्न वेट क्लाइमेट। बता के आई है मैम अभी, ये आप देखो, ये आपके क्या है, मंथ्स है, ये आपका मिनिमम, क्योंकि हम टेम्परेचर हमेशा याद रखना, कभी टेम्परेचर एक नहीं होता, क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं करना है। मिनिमम एंड मैक्सिमम दो रेंजेस बताते, रेंज में बताते हैं हमेशा टेम्परेचर। तो दिन का मिनिमम और मैक्सिमम कितना चला जाता है, श्रीनगर में अगर देखें तो जनवरी में देखोगे तो मिनिमम -2 तक पहुंचता है, मैक्सिमम 4 तक ही पहुंच पाता है ऐसे ही फिर आप आके जून में देखोगे तो मिनिमम 14 तक, मैक्सिमम 29 तक। इस पे तो हम दिल्ली में क्या मान रहे होते हैं, ठंडे ही मान रहे होते हैं।
फिर दिसंबर में देखोगे तो 1.6 और मैक्सिमम 8.2 तक भी, ये आपका रेन का हिसाब है। अब ऐसे ही मैं दूसरी एक स्टेट का आपको डेटा दिखाऊं, मैंने एक्सट्रीम नॉर्थ का दिखाया, साउथ का देखो एक्सट्रीम। जनवरी में मिनिमम ही 22 है, मैक्सिमम 31 तक। अच्छा जी, जून में आ जाते हैं, मिनिमम 23 है, मैक्सिमम 29 तक। अच्छा जी, फिर नवंबर में आ जाते हैं, मिनिमम 23 और 30, पर इसके 30 में आपको 30 नहीं फील होगा, आप दिल्ली का 40 झेल जाओगे, केरला का 30 ना इतना इसीलिए मुश्किल हो जाता है बेटा, क्योंकि अगर यहाँ के कोई भी इंसान है, क्योंकि बेटा वहां मॉइस्चर, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर, पसीने आते रहेंगे आपको, है ना। हाँ जी, क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन। अब बेटा जैसा क्लाइमेट वैसी अडाप्टेशन। अब जैसे ऊपर श्रीनगर वाले रहते वैसे हम तो नहीं रहते, जो वो खाते हैं वो हम तो नहीं खाते, केरला वाले अलग खाना खा रहे हैं, ठीक है, राजस्थान वाले अलग, तो सबका खाना, सबका रहना, सबका पहनना अपने स्टेट के हिसाब से ना बेटा, है ना। अब बताओ, ऊँटनी का दूध आप क्या कहते हैं यहाँ पर यूपी में कैसे अवेलेबल करा लोगे, आसान नहीं है ना, वो तो आपको ज्यादातर आपको राजस्थान में ही मिलेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, याक का दूध आपको कहाँ मिलेगा, वहां पर गाय भैंसों का, क्योंकि वहां गाय भैंस इनहैबिट ही नहीं करती ऊपर आपके लेह लद्दाख में, तो वहां याक के दूध से काम चलाना पड़ेगा। इनको हम कहते हैं अडाप्टेशन, ढल जाना, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना, इसको हम कहते हैं अडाप्टेशन, ठीक है। कोल्ड में कोल्ड के हिसाब से, सी में सी के हिसाब से, ठीक है बेटा, अडाप्ट, क्योंकि और एनिमल भी उस हिसाब से अलग होते हैं। देखो पोलर बियर कहा जाता है, वो पोल्स पे ही मिलता है, पैंडा एक जगह पे ही मिलता है। अगर आप पोलर बियर्स को यहाँ ले आओ तो बेटा नहीं जी पाएंगे, इतना थिक फर है उनका, उनकी स्किन के अंदर इतना फैट है, उनको वही कंडीशन चाहिए, क्योंकि वो वहां रहते हैं तो उन्होंने अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया है उस क्लाइमेट, यहाँ तो वो पॉसिबल ही नहीं उनका जीना, है ना बेटा। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, एक टेम्परेचर रेंज चाहिए उसी में वो रहेंगे, सबकी अपनी अडाप्टेशन है। हम लोग हैं, अगर हमें उठा के अभी आप भेज दें स्वीडन, है ना, या आप हमें भेज दें कुछ दिन रहने के लिए अंटार्कटिका, परेशान हो जाएंगे यार, क्योंकि हमें आदत है यहाँ के टेम्परेचर की। अब आपने कई बार देखा है कि जी बाहर की टीम्स आती है, इंग्लैंड खेलने आ रही है इंडिया में, पानी पानी पसीने हुए रहती, परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी अडेप्टेड है इन कोल्ड वेदर ज्यादा, है ना बच्चा। तो ये आपका अडेप्टेशन, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन फीचर, कुछ ऐसे तौर तरीके अपना बना लेने की एबिलिटी, क्षमता, ऐसी क्षमता अपने तौर तरीकों को मॉडिफाई करने की जो कि उसको इम्प्रूव करे चांसेस ऑफ सर्वाइवल, यानी जीवन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बेटा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसा कहते हैं ना, जैसा रंग जैसा देश वैसा भेष, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो जहां जाओगे वैसा अपना तरीका, कहते हैं ना आप अडेप्टिव नहीं हो यार, मतलब आप वो इंसान स्टर्न है, रिजिड है, उस हर कंडीशन परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, तभी जीवन है, ये जीवन का सार है बेटा। तो ability of an organism to develop certain feature which improves the chances of its survival, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं adaptation, ठीक है बेटा, ठीक है। अब तीन तरीके की अडेप्टेशन हमारी है, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस, ठीक है बेटा, यानी कि स्पेशल, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी कि आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड, ठीक है बेटा। फिर बिहेवियरल, यानी बातचीत में, अब अगर मेरे सामने अभी द ग्रेट खली आके खड़े हो जाए तो मैं इतने ताव से थोड़ी बात करूंगी, आराम से हो जाऊंगी ना, मेरे बिहेवियर में नरमी आ जाएगी, तो वो बिहेवियरल अडेप्टेशन होगी, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी, एक साइकोलॉजिकल, दिमागी तौर से कि हमें अब प्रिपेयर होना है बेटा कि यहाँ हम लेह लद्दाख आ गए, अब यहाँ हमें वो सुकून वाला अपना बेड और वो इस तरीके का, यहाँ पर हमें कंबल में ही रहना पड़ेगा, हम बिना मतलब ऐसे नहीं घूम सकते हैं कि जी बस अपनी पतली सी कॉटन की टी शर्ट डाली और निकल ली, तो हमें अपनी साइकी को भी तैयार करना पड़ता है, वो है आपका साइकोलॉजिकल अडाप्टेशन।
और द एनिमल विच लिव इन हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर। बताया था मैम ने, जैसे पोलर बियर के पास एक स्पेशल फीचर है, थिक फर है उसके पास, ठीक है बेटा, वो उसी सारा मैम समझा के आई है अभी बेटा पीछे, तो मुझसे कोई नहीं कहेगा, मुझे बहुत बुरा लग जाएगा मैम वो आपने नहीं समझाया, सब समझाया, ढंग से सुन लेना। पोलर बियर की थिक फर क्यों है, क्योंकि वो वहां उसे वहां रहना है। अब उस थिक फर के साथ यहाँ लिया होगे तो बेटा कितने एसी चला लेना, उसका काम नहीं बन रहा बिल्कुल। पोलर रीजन क्या नेम सजेस्ट क्या करता है, पोलर रीजन मतलब रीजन नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अर्थ देख लो क्या बना दिया क्योंकि अर्थ हमारी पूरी तरीके से गोल नहीं है बेटा, एक्सिस से चपटी है हमारी अर्थ। मैं जैसी, ठीक है, ये हमारी अर्थ ले लो आप, ठीक है, ये एक्सिस हो गया। अब ये जो अर्थ है ना हमारी, इसको मत लो, अरे यार चलो मैं ही ड्रॉ करती हूँ। आप इसे अर्थ ले लो और इसे सन ले लो, मैंने छोटा बनाया, ऐसा होता नहीं है। अब ये तो हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये हो गया इसका साउथ पोल। अब मैंने अर्थ ऐसे बनाई है बेटा, थोड़ी सी टेढ़ी है, आप देख रहे हो, अर्थ टेढ़ी है थोड़ी, अर्थ यूं परफेक्ट ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसे पूरा गोला नहीं है और ऐसे सीधे नहीं, वो थोड़ी ऐसी टेढ़ी है। तो इसी वजह से द शिफ्ट इन सीजन ड्यू टू टिल्ट इन अर्थ, थोड़ी टिल्टेड है, एंड सन अपॉन इट, अब वो टिल्टेड है। अब अगर सोचो बेटा, सोचो अगर मैं पीछे बताती हूँ थोड़ा सा, अगर ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ पूरी इसी तरीके से है, मतलब पूरा ऐसे राउंड है, तो ये इसकी सन रेस पूरी अर्थ पे पड़ रही है, ठीक है। अब अगर ये सन है, ये अर्थ है, ये थोड़ी टिल्टेड है, तो सन क्या, सन की रेज इस पार्ट पे पड़ी, फिर जब ये पार्ट, क्योंकि ये रोटेट के साथ, रेवोल्यूशन के साथ रोटेट भी कर रहा है, जब ये पार्ट इधर आ गया तो सन की रेज सिर्फ इस पार्ट पे पड़ी, फिर क्या हो गया भाई, हाँ चल ही नहीं रहा था, इस पार्ट पे पड़ी, यानी पूरी तरीके से अर्थ पे, पूरी अर्थ पे उसकी नहीं रेस पड़ पा रही है। इसी वजह से बेटा सीजन में डिफरेंस है। इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे आप लगाओ नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, वहां पर आपके सिर्फ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा पार्ट है, ठीक है। तो हमेशा बेटा जब ऊपर, हम कहते हैं ना, कई बार आपने सुना है कि इंडिया में तो बहुत ठंड है जी, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही है, आजकल ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ रही है, उल्टा होता है, क्योंकि सन की रेस जब ऐसे पड़ रही है धरती पे, जब नॉर्थ पोल पे आप पड़ रही है, क्योंकि ऐसी है ना अर्थ, तो नीचे हिस्से पे नहीं पड़ रही, तो यहाँ तो हो गई ठंड, क्योंकि मैंने बोला था अगर सन जहाँ कम होगा या नहीं होगा वहां एकदम ठंडा हो जाता है, फ्रॉस्ट हो जाता है। जब ये ऐसे हो जाती है, फिर रोटेट करके अर्थ, मतलब सन रेवोल्यूशन करके ऐसे जा रहा होता है, सन की रेस फिर जब ऐसे पड़ती है, ये हिस्सा आगे हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया की साइड यानी सदर्न हेमिस्फेयर में तो आपके क्या हो गई, गर्मी, और हमारे यहाँ हो जाएगी ठंड। अब जैसे कि रेवोल्यूशन और रोटेशन से अर्थ बदलती जा रही होगी, तो धीरे धीरे हम ठंड की तरफ अप्रोच करते जा रहे हैं ना बेटा, और जो ऑस्ट्रेलिया होगा वो नीचे से ऐसे ऊपर आ रहा होगा, तो वो गर्मियों की तरफ अप्रोच करता जा रहा है। बिल्कुल सही, ठीक है बेटा, ये एक मेन चीज थी जो मैं समझाना चाह रही थी। ये मैंने समझा दिया था आपको पोलर बियर के बारे में। ये रे इतने क्यूट है, देखो, मुझे नहीं सिर्फ इन्हें देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं यार, है ना, कितने अच्छे हैं यार। जो इतनी सारी आइसकेप्स पे घालने लगे, काश वो ना हो यार। ठीक है, पोलर बियर के बारे में ये आपके लिए नोट्स है बेटा, ये देख लीजिए। व्हाइट फर अभी मैम बता के आई है, ठीक है बच्चा।
ठीक है। पोलर बियर, माइग्रेशन पढ़ लेते हैं फटाफट से। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। पहले हम रहते थे गुजरात, अब हम वहां से शिफ्ट हो गए हैं मुंबई, यानी कि हमने क्या कर लिया, मतलब मैं नहीं ऐसे रहती हूं, मैं बता रही हूं, माइग्रेट कर लिया। ऐसे क्या होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जैसे जिन्हें हम साइबेरियन क्रेन्स कहते हैं, वो वाली क्रेन नहीं, क्रेन साइबेरियन क्रेन एक टाइप का पक्षी होता है। वो माइग्रेट करते हैं सीजन में, क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर सीजन चाहिए होता है। जब साइबेरिया में, जो एक्सट्रीम नॉर्थ पोल पे बहुत ठंड हो जाती है, तो वो सोचो साइबेरिया से उड़ते हुए इंडिया के भरतपुर यानी राजस्थान के एरिया में आते हैं अपने आप को गर्मी देने के लिए। और वो मतलब सोचो इतना दूर, हम तो प्लेन से जाते हैं 14-14 घंटे की फ्लाइटें लेके, वो उड़ के आते हैं। और जो उनके मसल्स होते हैं ना विंग्स में, फ्लाइट मसल्स, वो उन्हें थ्रू आउट गर्मी देते। और कितने पावरफुल मसल्स होंगे सोचो, जो हम 14 घंटे की जर्नी प्लेन से कर रहे हैं वो उड़ के कर रहे हैं। धीरे धीरे बीच में किसी किसी जगह पर रुक के आते, पर साइबेरियन क्रेन्स हमेशा माइग्रेटरी बर्ड हैं, माइग्रेट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आगे आप सब में यही देखेंगे, दीज बर्ड्स साइबेरियन क्रेन्स, नाम है साइबेरियन। और कहाँ आती है मैंने बता दिया आपको, ये आपको अब आप आगे रीड कर सकते हैं आराम से, सब लिखा हुआ है मैम ने। ये रही आपकी साइबेरियन क्रेन्स, इतनी क्यूट है यार। सोचो, सोच के देखो कि वो कितना लंबा डिस्टेंस कवर करके आ रही है, कितनी कंट्रीज बिना पासपोर्ट वीजा के देख रही है, और वो कितने टाइप की लैंडस्केप जो कितने ब्यूटीफुल होते होंगे देख रहे होंगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। कभी कभी मन तो करता है यार, क्या पासपोर्ट वीजा के चक्कर में, क्या सब कुछ चीजों के चक्कर में एक साइबेरियन क्रेन होते। कितनों का मन कर रहा है, कितनों का मन कर रहा है या तो ये फ्रेंड बन जाए या हम ये बन जाए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है बेटा? अर्थ है, जैसे मैंने बताया, अर्थ एक्सिस से चपटी एसएसटी में पढ़ते हो, एक टिल्ट पे है। अब अर्थ को एक लाइन डिवाइड करती है इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स। हाँ बेटा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ हेमिस्फेयर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, साउथ हेमिस्फेयर। तो अब यहां से जब सन पड़ता है तो या तो वो इधर लाइट देता है टिल्ट की वजह से, या इधर लाइट दे पाता है, और एक इधर। पर इसका जो ये एरिया होता है ना इक्वेटर वाला, वो इस जगह फॉल करता है। अब जैसे सन अगर यूं है, अगर वो अर्थ यूं है, ठीक है, तो सन जब इधर लाइट दे रहा है ना, तो ये एरिया तब भी कवर हो रहा है। जब सन अर्थ यूं शिफ्ट हुई, सन इधर लाइट दे रहा है साउदर्न हेमिस्फेयर में, इधर गर्मी कर रहा है, ये एरिया तब भी कवर हुआ। तो ये एरिया कौन सा है? ये एरिया है इक्वेटर का एरिया बेटा। इक्वेटर यानी 2 हाफ्स में जो अर्थ को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर सनलाइट हमेशा मिलेगी आपको, थ्रू आउट हमेशा ये सनी रहता है। तो इस इक्वेटर के दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, इतने एरिया में बहुत सारा घना जंगल ही जंगल है, क्योंकि इतना सन है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना ही ज्यादा, उतने ही ज्यादा ऑटोट्रॉप्स मिलेंगे। तो इतने उन जंगलों को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इतनी तरह की प्लांट्स की स्पेशीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पेशीज बेटा, इतने तरह के जानवर की, हर जानवर भी हमने अब तक देखा नहीं होगा, खोजा नहीं होगा। इतने तरीके की आपके आंट्स की स्पेशीज, आपके इंसेक्ट्स की स्पेशीज वहां पर है जो अब तक डिस्कवर भी नहीं हुई। वो इतने घने जंगल हैं, कितने। तो इन फॉरेस्ट को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि बेटा यहाँ पर बारिश भी दनादन पड़ती है, ह्यूमिडिटी बहुत, बारिश ज्यादा पड़ रही है, मतलब अब आपने विंड स्पीड से देख लिया है ना फैक्टर, अगर बारिश ज्यादा पड़ रही है तो उतनी ही ज्यादा ह्यूमिडिटी। मैम एक पैर पे खड़ी थी अभी, उतनी ही ज्यादा ह्यूमिडिटी है। अब ज्यादा बारिश पड़ रही है तो ऑब्वियसली, जहां कहते हैं ना ज्यादा बारिश पड़ रही है, बारिशों में ग्रीन ग्रीन हो जाता है, क्योंकि बारिश उगाती है प्लांट को। तो आप समझ आ रहे हो कि दोनों ओर ट्रॉपिक के जब इतना ज्यादा सन इफेक्ट कर रहा है तो उतनी ज्यादा
मतलब इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है तो कंडेंसेशन होके वापस से रेनफॉल आ रही है, रेनफॉल आ रही है तो बेटा पानी हो गया, और सन तो है ही है, तो ऑटोट्रॉफ्स तो बनेंगे ही बनेंगे अपना काम करके, फोटोसिंथेसिस करके। इतना घना जंगल, वो बहुत घना जंगल है, फंस जाए ना कोई तो फिर नहीं वहां से कोई पार बेटा वापस। तो वो है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है आपके। अब अडाप्टेशन किस किस आपके पास एनसीईआरटी में है? एक तो रेड आइड फ्रॉग में है ना अडाप्टेशन के। भाई ये लाल आंख के क्यों फ्रॉग होते हैं? कई बार कुछ हम अलग देखते हैं ना, अमरूद जो बीच में से लाल मिलता है वो उस रीजन में अडाप्टेड है। तो इसी तरीके से रेड आइड फ्रॉग्स आर अडाप्टेड फ्रॉग्स, मतलब इन्होंने अडाप्टेशन करी है रीजन के हिसाब से, ठीक है। देन योर लायन टेल्ड मैका, मैका कैसे? मैकैक ऐसे पढ़ते हैं। ये एक तरीके की ना स्पेशी है, मोंकी की स्पेशी है। ये कैसी? इसको लायन टेल्ड, मतलब जिसकी टेल है ना जैसी लायंस की टेल होती है ना, ये उस तरीके की टेल होती है। और इसकी क्या अलग है? इसकी देखिए फेस देख रहे हैं, व्हाइट व्हाइट सी बियर्ड होती है, इसे हम कहते हैं माने। ये पूरी चीक से लेके बैक ऑफ द हेड तक इसके होती है एक्सटेंडेड, तो ये होती है माने, ठीक है। अब ये किस लिए है? क्योंकि जिस रीजन में ये है उस रीजन में इसे किसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे माने। और इसकी टेल ऐसे ही नहीं है यूं ही हो गई है, इसने अडाप्ट करा, इसने अपने अंदर चेंजेस लाए, ठीक है। तो उस वजह से ये है लायन टेल मैकैक। देन टूकान मेरी फेवरेट, टूकान मेरा फेवरेट नेम है। मैं ना बहुत ज्यादा टर्किश सीरियल्स देखती हूँ तो उसमें ये नेम बहुत आता है, और ये तो बहुत क्यूटेस्ट है ही, द क्यूटेस्ट थिंग आफ्टर बुलू। बुलू क्या है? बुलू, बुलू एक बहुत छुटकू, एक बहुत प्यारी चीज है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। पर अगर अभी मेरे को और नहीं बताना चाहिए, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा कभी तो और मुझे लगेगा तो मैं शेयर करूंगी आगे के लेक्चर में। बुलू, बुलू सबसे प्यारी चीज, इतनी क्यूट चीज है। मुझे अभी भी ना एकदम वो ऐसे आ गया बुलू बुलू के बारे में सोचते ही। जितना जितना क्यूटू नाम है ना बुलू बुलू के लिए। तो बेटा टूकान आप देख रहे हो, ये अरे यार सन भी था, मैम बना सकती थी। दिस फॉर बुलू, मैनी, एंड फॉर यू गाइस so many hearts because you're my honey buns, so many hearts। and आज हम सूर्य देव एंड ये किस लिए स्टार्स दे रही है मैम, जो इतने अच्छे अच्छे आंसर्स बच्चे दे रहे थे, ठीक है बेटा। टूकान मेरा फेवरेट। तो टूकान एक कहाँ पाया जाता है? टूकान पाया जाता है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बेटा। इसकी देख रहे हो एक अनयूजुअली ही लार्ज सी, कितनी लार्ज बीक है। तो ये भी इसी वजह से है क्योंकि इसे इतने घने जंगलों में अगर अपना खाना खाना है जो हमेशा कवर ही है ग्रास और इतने बड़े बड़े ट्रीज से, तो इसे लंबी बीक करनी पड़ी। छोटी से काम नहीं चल रहा था, इसलिए अडाप्ट कर करके एवोल्यूशन की हेल्प से इसने, अडाप्टेशन हमेशा फैक्टर एवोल्यूशन का है बेटा, ठीक है बच्चा। ओ क्विज टाइम, मतलब हम चैप्टर के एंड में आ चुके बेटा। सब अच्छे से समझाया है मैंने, कुछ नहीं छोड़ा है, आपको पढ़ने के लिए नोट्स दिए बस मैंने आगे, ठीक है बेटा। Which of the following option best describe a tropical region? क्या था? Hot and humid, moderate temperature, heavy rainfall, cold and humid, hot and dry। बताओ मुझे। कोल्ड एंड ह्यूमिड तो नहीं हो सकता मैम, इतनी ज्यादा सन था, इतना ज्यादा सन वहां पर दोनों हेमिस्फीयर में आता है, वहां तो आता ही आता है हमेशा सनलाइट। हॉट एंड ड्राई नहीं मैम, क्योंकि वहां पे इतने सारा ऑटोट्रॉफ्स है, इतना मतलब वहां पे बारिश हो रही थी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नाम में ही है, तो ड्राई तो हो ही नहीं सकता, ट्रॉपिकल रेन है तो, ठीक है। यानी कि ह्यूमिड होना ही बनता है, ठीक है। तो ए या बी, जो भी मुझे सही आंसर मुझे चैट्स में बताएंगे। मैंने आपके लिए दो हटा दिए गलत ऑप्शन, इन दोनों में से which one is correct, which is correct, tell me। A carnivore with stripe on its body moves very fast while catching its prey। prey मतलब अपना शिकार,
एक ऐसा कार्निवोर कौन है? कार्निवोर जो फीड्स ऑन, पहले पढ़ के आए थे न्यूट्रिशन इन एनिमल में, फीड्स ऑन मीट, फीड्स ऑन फ्लैश, ठीक है। तो ऐसा कार्निवोर आपको कहाँ मिलेगा जिसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स हैं? कौन कौन? शेर यार, घने जंगलों में ही तो होता है राजा, ऐसे थोड़ी छुप के, ऐसे थोड़ी दिख जाएगी आपको कोहिनूर, ऐसे नहीं दिखता बेटा। तो वो कहाँ, और बहुत फास्ट, मतलब कि लाइन, वो कहाँ दिख सकता है आपको? पोलर रीजन में लाइन मिलेगा, पोलर बियर्स मिलेंगे जो इतने क्यूट होते हैं मैम, बहुत क्यूट होता है। डिजर्ट में मिलेगा लायन, कैमल्स मिलते हैं मैम, हम गए थे कैमल सफारी पे। ओशियंस में मैम वहां तो फिशेस मिलेंगी ना, वो स्टार फिश, आप देख के दे दो यहाँ से अगर स्टार फिश मिल रही हो तो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हार्ट दे दे मैम, फिर वहां पे हार्ट दे देती है मैम। इतना पसंद आ गया मैम को क्वेश्चन, और क्या, तो मैम दे देती है हार्ट। अच्छा मैम ना हार्ट ही लगाएंगी, काम करेंगी, सही आंसर के अराउंड हार्ट लगाएंगी। ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। Which among the following features adapt polar bear to live in extreme cold climatic condition? पोलर बियर कैसे रह रहे थे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में? उनके पास एक वाइट फर है, बताया था मैम ने, स्किन के नीचे बहुत ज्यादा फैट था, और उनकी सेंस ऑफ स्मेल क्यों अच्छी, हाँ ये बताना भूल गई थी, सेंस ऑफ स्मेल क्यों अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि बेटा तभी तो पता चलेगा, इतने ठंड में खाना यूं ही थोड़ी, इतनी आसानी से वेजिटेशन थोड़ी है। अच्छा तो क्या ये थिन स्किन से, मैंने क्या कहा था, उतनी मोटी स्किन वाले यहाँ ले आओगे काम ही नहीं चलेगा। थिन स्किन का काम चलेगा कोल्ड प्लेस में, जिसके नीचे फैट ही नहीं होगा, कैसे मर जाएगा, चरमरा के हड्डी का ढांचा यूं ही टूट जाएगा। लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लॉज, वाइट लार्ज पॉज। लॉन्ग टेल किसकी थी? मकाक, लायन टेल्ड मकार, लॉन्ग क्लॉज, वो उसका क्या काम है वहां पर? खोदते घूमना है क्या उसे बर्फ को? वाइट बॉडी, ठीक है। पॉज फॉर स्विमिंग, कहाँ स्विम करना है उसे, पॉज क्यों चाहिए फिर? गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, गिल्स कहाँ चाहिए? पानी के अंदर भाई, वो बियर है, बियर के बारे में पूछा है। तो एक वाइट फर चाहिए था, फैट बिलो स्किन चाहिए था, और क्या चाहिए था? सेंस ऑफ स्मेल। तो ए आंसर इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following has a tropical climate? किसका होगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट? इक्वेटर। देखो इक्वेटर के पास कौन सा इंडिया का स्टेट पड़ेगा, मुझे इसका आंसर चाहिए, नीड आंसर, और उसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारे हाथ से भर दे रही हूँ इसको, ठीक है बेटा। Which of the following is not a type of climate? कौन सा एक टाइप का क्लाइमेट नहीं था? पोलर क्लाइमेट, पोल्स पे नॉर्थ एंड साउथ पे जो क्लाइमेट होगा दैट इज पोलर क्लाइमेट। इक्वेटर क्लाइमेट ये कब पढ़ाया मैम? डेजर्ट क्लाइमेट पढ़ाया था मैम ने, टॉप का पढ़ाया था, पोल इधर का वेस्ट का पढ़ाया था, डेजर्टस, और इक्वेटर के पास का तो क्लाइमेट मैम ने ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोला था, इक्वेटर क्लाइमेट तो कोई नाम नहीं लिया। तो द करेक्ट आंसर इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हार्ट हार्ट हार्ट, थैंक यू। पर दोबारा मिल लेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मैम को बायो में कवर कराने हैं। हार्ट्स दे रही हूँ क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से पढ़ते हो, जो क्वेश्चंस दिए करने के लिए जहाँ पर भी, वो उस सब के आंसर्स मुझे चाहिए, और जो आंसर्स मैम ने भी बताए हैं तो पॉज करना पहले वीडियो, नीचे लिखना उनके आंसर्स, फिर वीडियो चलाना। मुझे सबके विद हार्ट्स कमेंट चाहिए कि बेटा जिसको भी अच्छे से सब कुछ क्लियर है और कोई भी डाउट है, आस्क मी इन द कमेंट्स। बहुत जल्दी मिलते हैं, मीटिंग यू सून अगेन। तब तक तीनों चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो, तीनों के जो भी डाउट्स हैं अगर किसी से भी आता है पूछो। एंड टोमेटो इज अ फ्रूट और अ वेजिटेबल। थैंक यू गाइस।